फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर डी.के. गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के.के.एम. कॉलेज जमुई। आज आपके लिए बीए पार्ट 3 ऑनर्स पेपर 7 वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से एक विशेष पाठ पर एक आलेख प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है अरस्तु द्वारा की गई प्लेटो की आलोचनाओं का वर्णन करना है। अरस्तु द्वारा की गई प्लेटो की आलोचनाएं। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, लेकिन वह अपने गुरु प्लेटो से अधिक व्यवहारिक और वैज्ञानिक था। प्लेटो जहां आदर्शवाद का प्रतिनिधित्व करता है, अरस्तु यथार्थवाद का प्रतिनिधित्व करता था। अरस्तु ने कहा था, डियर इज प्लेटो बट डियरर स्टिल इज ट्रूथ। अरस्तु प्लेटो के विचारों को सत्य की कसौटी पर कसता है। इस आधार पर वह अपने गुरु के सिद्धांतों की कटु आलोचनाएं करता है, जो इस प्रकार है। पहला, अरस्तु द्वारा प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना। अरस्तु सर्वप्रथम प्लेटो द्वारा प्रतिपादित नवीन सामाजिक व्यवस्था की आलोचना करता है। इस सामाजिक व्यवस्था में दो पृथक व्यवस्था है, स्त्रियों एवं बच्चों का साम्यवाद, संपत्ति का साम्यवाद। प्रथम जो है स्त्रियों एवं बच्चों का साम्यवाद। सर्वप्रथम अरस्तु प्लेटो द्वारा प्रतिपादित स्त्रियों एवं बच्चों के साम्यवाद के उद्देश्य की आलोचना करते हुए कहता है कि राज्य का उतना एकीकरण नहीं होना चाहिए जितना प्लेटो चाहता है। अत्यधिक एकीकरण से राज्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए अरस्तु प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत को विविधता का शिशु मानता है और इसकी निम्न आलोचना करता है। प्लेटो के अनुसार राज्य की एकता तभी स्थापित हो सकती है जब एक ही वस्तु को सब लोग मेरी और मेरी नहीं कहने लग जाएं। अरस्तु राज्य की एकता स्थापित करने का यह साधन स्वीकार नहीं करता। उसके अनुसार एक ही साथ अपनत्व का भाव आना संभव नहीं है। इससे राज्य की एकता के स्थान पर राज्य का पतन ही देखने को मिलेगा। दूसरा, अरस्तु के अनुसार व्यक्ति समान वस्तु पर अपनी वस्तु की अपेक्षा कम ध्यान देते हैं। कहा भी जाता है कि सबों का उत्तरदायित्व किसी का भी उत्तरदायित्व नहीं होता। प्लेटो के साम्यवादी योजना से स्त्रियां एवं बच्चे साम्य हैं। यह स्वाभाविक है कि बच्चे माता पिता के प्रेम से वंचित रहेंगे। इससे बच्चों के व्यक्तित्व का सम्यक विकास नहीं हो सकेगा। इस संबंध में अरस्तु लिखता है कि इट इज़ फार बेटर टू बी ए कजन दैन ए प्लेटोनिक सन। अरस्तु के अनुसार प्लेटो की यौन संबंध की अवधारणा बर्बरता की ओर ले जाती है। प्लेटो की व्यवस्था में अत्यंत निकट संबंधियों या स्वयं अपने ही रक्त से संबंधित व्यक्तियों के साथ अपवित्र कार्य होने की आशंका है। प्लेटो साम्यवादी योजना द्वारा शासक वर्ग में भारतीत्व भावना की स्थापना करना चाहता है, जो अरस्तु के दृष्टिकोण से असंगत प्रतीत होता है। किसी वस्तु के प्रति आकर्षण दो कारणों से होता है। एक तो वह अपनी होनी चाहिए और दूसरा पसंद लायक हो। प्लेटो की योजना में दोनों का अभाव होता है। अरस्तु प्लेटो की ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंक्स की योजना को व्यवहारिक नहीं मानता। अरस्तु के अनुसार किसी बच्चे को पूर्णतः उस वर्ग से अलग नहीं किया जा सकता जिसमें उसका जन्म हुआ है। साथ ही इस योजना से अनाचार, अनुचित प्रेम एवं अन्य युक्तियां होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट है संपत्ति का साम्यवाद। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति संपत्ति का अनुमूलन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के विपरीत है। प्लेटो यह मानता है कि संपत्ति का उत्पादन एवं उपयोगिता शासक वर्ग और सैनिक वर्ग में समान है, परंतु अरस्तु उसे सही नहीं मानता। उसके अनुसार संपत्ति का उत्पादन अलग अलग किया जाए पर उपयोग सामूहिक हो।
इससे व्यक्तियों को कार्य करने में अत्यधिक उत्साह मिलता है और आपस में संघर्ष मिट जाता है। अतः प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की अरस्तु निम्न आलोचना करता है। पहला, अरस्तु संपत्ति के अनुमूलन के विचार को अनुचित मानता है। उसका कहना है कि संपत्ति के कारण ही लोगों को काम करने की प्रेरणा मिलती है और व्यक्तित्व का विकास संभव है। इसके बिना व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा। प्लेटो संपत्ति के साम्यवाद द्वारा राज्य की एकता स्थापित करना चाहता था। अरस्तु का कहना है कि राज्य की एकता की प्राप्ति का साधन शिक्षा है, न कि साम्यवाद। अरस्तु के अनुसार प्लेटो अपनी साम्यवादी योजना द्वारा संरक्षक वर्ग को सुख से वंचित कर देता है। जिस राज्य का संरक्षक वर्ग ही सुखी नहीं होगा, उस राज्य के अन्य वर्गों के सुखी रहने का आधार ही समाप्त हो जाता है। अरस्तु के अनुसार संपत्ति से मानव में अनेक गुणों जैसे दानशीलता, उदारता, आत्मसंतोष आदि का विकास होता है। संपत्ति के उन्मूलन से इन आवश्यक गुणों का विकास रुक जाएगा। सेकंड पॉइंट, प्लेटो के दार्शनिक शासन संबंधी सिद्धांत की आलोचना। प्लेटो आदर्श राज्य में शासन संचालन की बागडोर दार्शनिक राजाओं के हाथ में सौंप देता है। उसका मानना है कि ये शासक अपने विवेक से सफलतापूर्वक शासन कर लेंगे। अरस्तु ऐसी व्यवस्था में खतरा का अनुभव करता है। अरस्तु प्लेटो के इस सिद्धांत को नहीं मानता कि शासन संचालन का भार निरंकुश रूप से एक व्यक्ति या वर्ग के हाथों में सौंप दिया जाए। उसकी मान्यता है कि शासन कानून के अनुसार होना चाहिए, लेकिन दार्शनिक शासक कानून के अनुसार शासन नहीं करते, इसलिए वे जनहित के विरुद्ध कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त अरस्तु के अनुसार दार्शनिकों का शासन वास्तविक जगत में शायद ही मिले। थर्ड पॉइंट, प्लेटो के आदर्श राज्य के सिद्धांत की आलोचना। अरस्तु प्लेटो के आदर्श राज्य को गलत मानता है। उसने बताया कि प्लेटो के स्वच्छ राज्य में कुछ वर्गों जैसे सिपाहियों, जजों और राजनीतिज्ञों का अभाव है। जो अभाव शरीर में आत्मा का है, प्लेटो के अपने आदर्श राज्य में अन्य वर्गों का अभाव है, इसलिए राज्य में सर्वोत्तम जीवन व्यतीत करना संभव नहीं है। क्योंकि राज्य का संगठन केवल उत्पादक तथा संरक्षण वर्ग से ही नहीं हो सकता, बल्कि अन्य प्रकार के व्यक्तियों की भी आवश्यकता होती है। चौथा पॉइंट, निम्न वर्ग की उपेक्षा संबंधी आलोचना। अरस्तु के अनुसार प्लेटो अपने आदर्श राज्य में निम्न वर्ग की उपेक्षा करता है। प्लेटो संरक्षक वर्ग की ही आवश्यकता से अधिक ध्यान देता है। प्लेटो संरक्षक वर्ग पर ही आवश्यकता से अधिक ध्यान देता है। उत्पादक वर्ग के लिए वह न तो उचित शिक्षा प्रणाली की व्याख्या करता है और न सामाजिक व्यवस्था की ही, जबकि अरस्तु इसे उचित नहीं मानता। अंत में अरस्तु प्लेटो के रिपब्लिक में दिए गए कुछ अन्य विचारों की भी आलोचना करता है। प्लेटो मनुष्य को स्वभावतः सामाजिक प्राणी नहीं मानता। वह रक्त संबंधी प्रधानता को नहीं मानता। प्लेटो राज्य को भी एक बड़ा परिवार मानता है, लेकिन अरस्तु इसे स्वीकार नहीं करता। प्लेटो ने नागरिकता के संबंध में भी कोई विचार व्यक्त नहीं किया है। आलोचना का औचित्य। अरस्तु ने प्लेटो को अच्छी तरह नहीं समझा है, इसलिए उसकी आलोचनाएं उचित नहीं है। अरस्तु का कहना है कि शिक्षा के द्वारा ही सुधार संभव है, साम्यवाद द्वारा नहीं। लेकिन अरस्तु यह भूल जाता है कि प्लेटो का साम्यवाद उसकी शिक्षा व्यवस्था का ही आर्थिक और भौतिक सुधार स्तंभ है। अरस्तु का यह कहना भी गलत है कि आदर्श राज्य सामूहिक संपत्ति पर आधारित है। प्लेटो के आदर्श राज्य में भी अरस्तु की योजना को ही वास्तविक रूप दिया गया है, और वह योजना है संपत्ति व्यक्तिगत हो लेकिन उसका उपयोग सामूहिक हो।
अरस्तु प्लेटो के एकीकरण के सिद्धांत को भी नहीं समझ सका है, क्योंकि वह उसे गुणात्मक इकाई समझता है। अरस्तु का यह कहना भी सही नहीं है कि राजनीतिक शक्ति एक ही हाथ में होने पर भ्रष्टाचार फैलने की अत्यधिक संभावना रहती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्लेटो और अरस्तु एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। कुछ आलोचकों का कहना है कि अरस्तु प्लेटो की आलोचना करते समय प्लेटो के विचारों को नहीं समझ सका। अरस्तु का यह कहना गलत है कि प्लेटो राज का अत्यधिक एकीकरण कर देता है, लेकिन प्लेटो केवल शासक और सैनिक वर्ग में एकीकरण करता है, अन्य वर्गों में नहीं। निष्कर्ष: प्लेटो और अरस्तु में इन विभिन्नताओं के बावजूद भी दोनों का उद्देश्य एक है। दोनों राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, जिससे नागरिक रहकर पूर्ण नागरिकता को प्राप्त कर सके। धन्यवाद।